नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ये रीजनिंग की एसएससी जीडी की जो है मैंने आपके कैलेंडर का चौथा पार्ट में लेकर आप सबके सामने आया हूँ। और आप सबको याद होगा कि 3 क्लासेज मैंने इस आप सबकी जो है प्रोवाइड करा दी है और चौथी क्लास आप सबकी बारी है। और 3 क्लासेज में मैंने आप सबको इससे पहले बताया था, अगर आप सबको याद होगा कि वहाँ पर मैंने बताया था कि 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या और 30 दिनों में विषम दिनों की संख्या, 29 दिनों में और क्या बताया था 28 दिनों में। ठीक है, इतनी बातें मैंने आप सबको बताई थी। अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा था कि अगर कोई महीना 31 दिन का है तो 1, 2 और 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार आएगा। अगर कोई महीना 30 दिन का है तो 1 और 2 तारीख का दिन महीने में 5 बार आएगा। कोई महीना 29 तारीख का है तो 1 तारीख का दिन 5 बार आएगा। और अगर कोई महीना 28 दिन का है तो कोई भी दिन महीने में 5 बार नहीं आएगा। ये बात आप सबको बढ़िया से पता है। आइए अब देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, इतनी बातें हम सबकी हो गई हैं। अब मैं आगे उसी को कंटिन्यू करता हूं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बता दिया है कि महीना अगर 31 दिन का है तो 1, 2 और 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार आएगा, या 29, 30, 31 तारीख का। एक क्वेश्चन है आप सबसे, यदि किसी वर्ष 12 मार्च को बुधवार है, तो कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे? कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे? ये आपका प्रश्न है। यदि किसी वर्ष 12 मार्च को बुधवार है तो कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे? और पहले आपको ये देखना पड़ेगा, मार्च की बात कर रहा है। मार्च का महीना 31 का होता है। अगर कोई महीना 31 का होता है तो 1, 2 और 3 तारीख का दिन 5 बार आता है, या 29, 30 और 31 तारीख का दिन। देखो, इनडायरेक्टली पूछेगा, ये 1 तारीख से नहीं बताएगा कि 1 तारीख को शुभ बुधवार है, तो प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये पता करना है कि आपको पता है, आपको एक बात पता है कि अगर ध्यान से अगर देखें कि अगर यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमें पता है कि 29, 30 और 31 तारीख का दिन पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कौन से दिन 5 बार आएंगे। या 1, 2 और 3 तारीख का दिन पता चल जाए तो पता चल जाएगा कौन से दिन 5 बार आएंगे। तो दोस्तों, यदि किसी वर्ष 12 मार्च को, तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि 7 दिन बाद दिन रिपीट करता है। तो अगर 12 मार्च को बुधवार है तो 7 दिन बाद 12 और 7, 19 तारीख को बुधवार ही होगा। फिर से 7 दिन बाद 19, 7, 22 तारीख को बुधवार होगा। जोड़ना है भाई, क्या जोड़ा हमने? 19, 7, 26 तारीख को क्या होगा? बुधवार होगा। और इसके बाद आएगी 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। तो यहाँ बुधवार है तो यहाँ गुरुवार होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर यहाँ फ्राइडे होगा, और फिर यहाँ क्या होगा? थर्सडे। फिर आएगी 30 तारीख, फिर आएगा 31 तारीख, फ्राइडे के बाद सैटरडे,
फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे और संडे के बाद मंडे। ठीक है, तो सैटरडे, संडे और मंडे ये 3 तारीख के दिन ऐसे होंगे जो महीने में 5 बार आएंगे। ठीक है, ये 3 दिन ऐसे होंगे जो महीने में 5 बार आएंगे। ये बात आप सब दिमाग में फिट कर लीजिए कि 3 दिन ऐसे होंगे जो महीने में 5 बार आएंगे, सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है, सैटरडे, संडे और मंडे। क्लियर है? इतनी सी बात आपको ध्यान देना, सैटरडे, संडे और मंडे के 3 दिन महीने में कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। ये आपका हो गया। यदि किसी वर्ष 12 मार्च को बुधवार है तो कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे, ये बात हमको जो है बढ़िया से पता चल चुकी है। एक बात, एक रास्ता आपके पास और था। अगर मान लो 1 और 2 तारीख का दिन पता चल जाता, जैसे मान लो 7 तारीख को क्या है? बुधवार। ठीक है, 7 तारीख 12 मार्च को क्या था? बुधवार। अगर 12 तारीख को बुधवार है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ध्यान से समझिएगा, अगर 12 तारीख को बुधवार है तो 12 में 7 कम करेंगे, 7 दिन पहले बुधवार रहा होगा तो 12 में 7 कम किया तो कितना आया? 5। तो 5 तारीख को बुधवार होगा, इसके बाद 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख। तो वेडनेसडे से पहले आता है ट्यूसडे। क्या आता है? ट्यूसडे। फिर यहाँ पर आता है ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले संडे और संडे से पहले सैटरडे। देखो, सैटरडे, संडे और मंडे ये 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, 1, 2 और 3 तारीख वाले। तो वो तो हमें कॉन्सेप्ट अगर पता है तब ऐसा दिमाग लगा पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर प्रश्न को करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। सैटरडे, संडे और मंडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो यदि किसी वर्ष 12 मार्च को बुधवार है तो कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे? क्लियर है ना दोस्तों? तो या तो फिर आप 1, 2 और 3 तारीख का दिन पता कर लो, तब पता चल जाएगा कौन से दिन 5 बार आएंगे, या तो फिर 29, 30 और 31 तारीख का दिन पता कर लो, तब आपको पता चल जाएगा कौन से दिन 5 बार आएंगे। बस इतना सा काम करना है और इतना सा कार्य हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला जो पॉइंट होगा आपका, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या। ठीक है, तो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या ये हमारा हो गया। अब साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है कि एक साधारण वर्ष में टोटल दिन कितना होता है? 365। 365 में 7 से भाग दो। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए याद रखिएगा 7 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। तो 365 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 पना 35, 1 बच गया, 7 दूना 14। तो 52 क्या है? सप्ताह। हम बोलते हैं ना कि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो वैसे निकालते हैं 7 से भाग देके। तो 52 सप्ताह और शेष पल बच गया 1, तो 1 विषम दिन आएगा। 1 विषम दिन आएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है। और शुरुआत में मैंने बताया था कि एक साधारण वर्ष बराबर होता है 52 सप्ताह और 1 विषम दिन की। तो 1 विषम दिन जो निकालते हैं कुछ इस प्रकार से निकालते हैं कि किसी भी संख्या में 7 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है वो विषम दिन कहलाता है। ठीक है ना? अब यहाँ से जैसे हमने ऑडेथ की संख्या निकाल लिया, तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, यहाँ पर एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं
ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम जो अधिकतम 53 बार आते हैं। ये प्रश्न है, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। ये बात हमने समझ लिया। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। अब यहाँ से समझें अगर बात को, तो ऐसे कितने दिन हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं, आपको बताना है। अब यहाँ से अगर एक कॉमन सेंस अगर आप सब यूज कर पा रहे होंगे तो प्रश्न का आंसर तो सामने ही रखा हुआ है। भाई देखो 365 दिन होता है, 7 से भाग दिया तो 52 सप्ताह, और 52 सप्ताह जो होते हैं वो 364 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। 364 दिन में 7 से भाग देंगे तो पूरा 52 बार में डिवाइड होगा। अब 52 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि हर दिन एक साल में 52 बार आएगा। समझ रहे मेरी बात को। 52 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि हर दिन एक साल में 52 बार आएगा, इसमें कोई डाउट या संदेह आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, 52 सप्ताह यहाँ क्लियर हो गया। अब एक विषम दिन का मतलब हुआ कि एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, तो जो एक दिन होगा ना वो 53वीं बार रिपीट होगा। और जो एक दिन बचा है वो कौन सा दिन बचा है, जो 65वां दिन बचा है, 365वां। भाई 364 दिन तो कंप्लीट हो गए, अभी 365वां दिन बचा है और वो एक के रूप में बच गया, तो वही 53 बार रिपीट हो जाता है। मतलब पहली तारीख का दिन अंतिम तारीख को रिपीट करता है और वही रिपीट करता है। देखो तो यहाँ पर आंसर आएगा मात्र एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है, मात्र एक दिन। देखो जैसे हम बात करें कि जो हमारा सप्ताह होता है मंडे टू संडे, एक सप्ताह कंप्लीट हुआ, मंडे टू संडे 2 सप्ताह, मंडे टू संडे 3 सप्ताह, इसी प्रकार से डॉट डॉट मंडे टू संडे मान लीजिए 52 सप्ताह आपके कंप्लीट हो गए। मान लीजिए 52 सप्ताह आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर 52 सप्ताह का मतलब हुआ कि 364 दिन कंप्लीट हुए, अभी एक दिन बचा है, तो एक दिन जो बचा है तो भाई मंडे टू संडे, तो इसी प्रकार से जो अंतिम वाला पहला वाला जो दिन होगा वो अंतिम वाले दिन में क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए मैंने आपको फैक्ट लिखाया था कि जो प्रथम दिन होता है वो अंतिम दिन से क्या होता है, समान होता है। किसमें, साधारण वर्ष में। ये एक रीजन होता है कि प्रथम दिन जो होता है वो अंतिम दिन से क्या होता है, समान होता है। अब मैं उम्मीद करवा पा रहा हूँ कि आप लोग जो उन पॉइंट हैं, जो कड़ियाँ हैं, उनको जोड़ पा रहे होंगे। तो ये जो भाई मंडे टू संडे इसी प्रकार समाप्त हो गए 52 सप्ताह, तो भाई अब जो अगला दिन होगा तो यही सप्ताह का पहला दिन जाके रिपीट कर जाएगा। पहला दिन पहली तारीख को पड़ता है, तो मंडे का जो दिन होगा वो यहाँ पर रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो यहाँ प्रश्न था कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं, तो हम कहेंगे केवल एक दिन ऐसा होता है जो अधिकतम 53 बार आता है। ठीक है, केवल और केवल एक दिन ऐसा होता है जो अधिकतम 53 बार आता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या। लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। 366 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पना 35, 7 पना 35, एक बच गया, 7 दुनाई 14, 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन, 52 सप्ताह और प्लस 2 विषम दिन। क्लियर है ना। तो 366 में 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह और प्लस 2 विषम दिन आएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की जो संख्या होगी वो 366/7, तो 52 सप्ताह और प्लस 2 विषम दिन आ जाएगा। क्लियर है। आइए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर 52 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि हर दिन महीने में 52 बार आएगा। 52 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि हर दिन महीने में 52 बार आएगा और जो 2 दिन होंगे वो 53 बार आएंगे। तो प्रश्न यही से पूछता है। अब प्रश्न यहाँ से क्या पूछेगा, देखो मैं बना देता हूँ। एक लीप वर्ष में
एक लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। ये हुआ, एक लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भाई देखो 52 सप्ताह का मतलब है कि हर दिन 52 बार आएगा, और जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना वो 53वीं बार आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 दिन। ठीक है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 दिन। बस ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर करा दिया है। अगर ओरली पूछ लेगा तो अगर आपको नहीं पता तो फिर दिमाग पहुँचेगा नहीं वहाँ पर क्या पूछ रहा है, बिल्कुल नया प्रश्न होगा आप सबके लिए, इसलिए मैंने इसको लिख के बढ़िया से समझा दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले पॉइंट में। अब यहां से अब चलेंगे 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। सौ वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। सौ वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब टोटल जब हमारे पास 100 वर्ष हैं, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब टोटल मान लीजिए 100 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, तो एक कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर टोटल 100 वर्ष कंप्लीट हुए हैं तो कुछ साधारण वर्ष भी पड़े होंगे और कुछ लीप वर्ष भी पड़े होंगे कि नहीं? अगर 100 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं तो कुछ साधारण पड़े होंगे, कुछ लीप। अब हमें ये पता करना है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या क्या है। तो लीप वर्ष आता है 4 साल में, लीप वर्ष आता है 4 साल में, ये बात दिमाग पे रखिएगा कि लीप वर्ष आता है 4 साल में। तो 4 से यहाँ भाग दे दीजिए, तो 25 चौको 100, 25 बार जाएगा। जो 25 है, जो भागफल होता है, वो लीप ईयर की संख्या को बताता है। तो 100 सालों में 25 लीप ईयर आएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब ध्यान से समझना, अगर 100 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दें, टोटल 99 ईयर में और 1 में, और जो 1 ईयर ये बचेगा 100वां वर्ष होगा। ठीक है भाई, अकेला 100वां वर्ष भी तो एक ही वर्ष में काउंट होगा ना। यहाँ पर टोटल थे, यहाँ पर टोटल 100 वर्ष थे, लेकिन यहाँ पर ये अकेला है, 99 को अलग हमने कर लिया। अब 99 वर्षों में जब लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो 4 दूनाई 8 और 19, 4 चौको 16, तो 24 लीप ईयर बने। लेकिन यहाँ पर 25वां कहाँ गया? 25वां तो 100वां था ना, 25वां तो 100वां लीप ईयर था। लेकिन ये 100 जो है ना, ये शताब्दी है, याद करिए, अभी मैंने शताब्दी पढ़ाया था। ये 100 क्या है? शताब्दी। और 100 को लीप ईयर बनने, शताब्दी को लीप ईयर बनने के लिए, 100 को लीप ईयर बनने के लिए, 100वें वर्ष को लीप ईयर बनने के लिए 4 से नहीं 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। किससे डिवाइड होना पड़ेगा? 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो क्या बेटा, ये 100 जो है 400 से डिवाइड होगा, तो जब 100 ये आपका 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए कैसा ईयर होगा? जनरल ईयर होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस 100 को भी हमने 4 से डिवाइड कर लिया था, तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो गया था? काउंट हो गया था। इसलिए हमें क्या करना है, 25 में हमें 25 में 1 घटाना पड़ेगा, तो जो लीप ईयर की संख्या बनेगी ना वो 24 बनेगी। और ये बात याद रखिएगा कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर बनता है। 25 में 1 घटा देंगे तो 24 लीप ईयर बनेंगे। तो 100 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या बनेगी 24 होगी। और ये प्रश्न पूछता है यहाँ से, याद रखिएगा
कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर, अगर 100 में 24 लीप ईयर है तो 100 में 24 घटा दीजिए तो जनरल ईयर मिल जाएगा। तो 100 में 24 घटाए 76, तो 76 क्या हो जाएंगे, जनरल ईयर हो जाएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 76 क्या हो गए, जनरल ईयर। तो 76 और 24 100, 76 और 24 100। क्लियर हुआ कि नहीं? अब दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर टोटल अगर 24 लीप वर्ष हैं तो एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या होती है 2। अभी जस्ट हमने पीछे बात किया है। तो अगर एक लीप वर्ष में 2 तो 24 लीप वर्ष में होगा कितना, 48। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है तो 76 साधारण वर्ष में होगा 76। तो 48 और 76 को जोड़ दो तो 8 और 6 14, 8 6 14, 7 4 11 और 1 12, 124 आए टोटल ऑड डेज। अब 107 से ज्यादा आ गया, अब ये क्या आ गया, 7 से ज्यादा, तो 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 एक अन्नम 7, 5 बचा 54, 7 7 49 और 5 54, तो 5 और डेज आएंगे। कितने, 5 और डेज आएंगे। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि 100 वर्षों में जो ऑड एज की संख्या आएगी वो 5 आएगी। तो 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। ये बात आपको दिमाग में रख लेना है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या या ऑड एज की संख्या कितनी है, 5 है। हो गया? ये आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। क्लियर है? तो 100 वर्षों में जो ऑड एज की संख्या, विषम दिनों की संख्या है वो 5 है। ये याद रखिएगा। और ये बात आपको निकालनी आए और चाहे ना आए, 100 वर्षों में 24 लीप ईयर पड़ता है, 76 जनरल ईयर पड़ता है, विषम दिनों की संख्या 5 पड़ती है। अगर इनमें से कोई भी एक बात भूले तो प्रॉब्लम आपको आगे हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए इनमें से कोई भी बात आपको भूलनी नहीं है, इनमें से कोई भी बात आपको भूलनी नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ कि 100 वर्षों में लीप ईयर 24, जनरल ईयर 76, विषम दिनों की संख्या 5। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि ये भूलना नहीं है। आगे ये निकालना आपको आए और चाहे ना आए, डज नॉट मैटर। अगर सीख गए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं सीख पाए तो इतना सीख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि 200 वर्षों में 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या को निकालना है तो अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। क्या हम 200 को 2 पार्टों में ब्रेक कर सकते हैं, 100 और 100 में? कोई दिक्कत नहीं। 100 में ब्रेक कर लिया तो इस 100 में ऑड एज की संख्या 5 और इस 100 में भी 5। तो 5 और 5 टोटल कितना हो गया, 10। तो 10/7 कितना शेषफल बचेगा, 3। तो 3 ऑड डेज आएंगे, 3 ऑड डेज आएंगे। कितने ऑड डेज आएंगे, 3। तो 200 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होगी वो 3 होगी। इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो फिर से समझो, 200 को 100 में ब्रेक किया, 100 में 5, 5 10, 10/7, क्योंकि ऑड डेज की संख्या कभी 7 से ज्यादा नहीं आ सकती, इसलिए 10 में 7 से भाग दिया तो 3 ऑड डेज आएंगे 200 वर्षों में। आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है आपका कि 300 वर्षों में 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। बताइए 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तीन 300 वर्षों में तो जब 300 में पूछ रहा है दोस्तों तो 300 को 3 पार्टों में ब्रेक कर लो, 1 2 3। 100 में
100 में, प्लस और प्लस 300, 100 में 5, इस 100 में 5 और इस 100 में 5, तो 5 5 10 15, 15/7, 7 दूना 14, एक और डेज आएगा, एक और डेज आएगा। अगला पॉइंट है 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। चार सौ वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब 400 को आपको 4 पार्टों में ब्रेक करना पड़ेगा। 100 100 100 100, 5 5 5 5, 5 5 10, 5 15, 5 20। अब ध्यान से समझना भैया, अभी तक 100, 200 और 300 का निकाल रहे थे, तो 100वां वर्ष भी एक जनरल ईयर है, 200वां वर्ष भी एक जनरल ईयर है और 300वां वर्ष भी एक जनरल ईयर है। 100वां वर्ष भी एक जनरल ईयर है, 200वां वर्ष भी जनरल ईयर है और 300वां वर्ष भी एक जनरल ईयर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 400वां वर्ष एक लीप ईयर है, वो भी शताब्दी, क्योंकि 400 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अब यहां पर अगर 100 को हमने ऑर्डेज की संख्या 5 निकाली है, तो जनरल ईयर मान के निकाला है, और जनरल ईयर में एक विषम दिन होता है और लीप ईयर में 2 विषम दिन होता है, तो यहाँ पर एक तो जुड़ा है, 400 का जनरल ईयर मान कर एक तो जुड़ा है, तो एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21, 21/7, तो यहाँ पर 0 ऑर्डेज आएगा, 0 ऑर्डेज। ये दिमाग में फीड कर लो कि 400 वर्षों में जो ऑर्डेज की संख्या होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है ना। आइए, तो हमने क्या निकाला, पहले बात कर लेते हैं कि 100 वर्षों में ऑर्डेज की संख्या 5 निकाली, 200 वर्षों में ऑर्डेज की संख्या 3 निकाली, 300 वर्षों में ऑर्डेज की संख्या 1 निकाली, 400 वर्षों में ऑर्डेज की संख्या 0 निकाली, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था कि कैलेंडर 400 वर्षों के लिए बनाया गया है और 400 वर्षों में क्या कर जाता है, 400 वर्षों में रिपीट करता है, पुनरावृत्ति होती है इसकी कैलेंडर की। कैसे रिपीट करता है, अब इसकी थोड़ा सा बात करते हैं। अगर 400 का हमने निकाल लिया, तो मान लो अगर 500 में ऑर्डेज की संख्या निकालना है, 600 में निकालना है, 700 में निकालना है, 800 में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। मेन होता है 100, 200, 300, 400 का, इतना याद रखिएगा, बाकी मैं अभी आपको निकालना सिखा दूंगा। अब 500 में अगर ऑर्डेज की संख्या को निकालना है, तो पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि 500 के नजदीक कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष आगे जाकर नहीं देखते, पीछे 500 के नजदीक। तो 500 के नजदीक अगर कोई शताब्दी लीप वर्ष है तो वो है 400। तो क्या 500 को हम 400 + 100 लिख सकते हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। अगर 400 में ऑर्डेज की संख्या कितनी है, 0 है, और 100 में कितनी है, 5 है, 0 और 5 तो 5, तो 500 में ऑर्डेज की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस प्रकार से इसको ब्रेक करके निकाल लेना है आसानी से। तो 500 में जो ऑर्डेज की संख्या 5 होगी। इसी प्रकार 600 को 400 और 200 में तोड़ेंगे, 400 में 0 होता है, 200 में 3 होता है, तो 600 में 3। 700 को तोड़ेंगे 400 300 में, 400 में 0, 300 में 1, और 800 को 400 और 400 में, तो सब क्या होगा, 0। मतलब एक प्रकार से जितना भी शताब्दी लीप वर्ष होगा, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, सबकी जो ऑर्डेज की संख्या होगी, जो ऑर्डेज की संख्या होगी, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना।
सबकी और डिजिट की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए सभी लोग। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 100 वर्षों में और डिजिट की संख्या 5 है, 500 में 5 है, 200 में 3, 600 में 3, 300 में 1, 700 में 1, 400 में 0, 800 में, तो जो पहली शताब्दी जो रिपीट करती है वो पांचवी में रिपीट करती है पहली पांचवी सेम है। इसी प्रकार से दूसरी छठवीं रिपीट करती है, सेम है सबकी, ये भी सेम है। तीसरी सातवीं और चौथी आठवीं भी क्या है, सेम है। तो ये सेंचुरियाँ क्या करती हैं, आपस में रिपीट करती हैं। आगे 600 के बाद 900 आएगा, 900 को तोड़ेंगे। अब 900 के नज़दीक क्या शताब्दी लीप वर्ष, 800। 800 में 0, मैंने कहा कि जितना भी शताब्दी लीप वर्ष होगा सब में ऑर्डर की संख्या 0 होगी। तो 900 को ब्रेक करेंगे, 800 और प्लस 100 में, 800 में 0, 9 और बचेगा 100, 100 में कितना आएगा, 1, 5 आएगा। 100 में कितना आएगा, 5। कोई भी हो, मान लो जैसे आपको निकालना है 1700 में, 1700 के नज़दीक शताब्दी लीप वर्ष क्या है, 1600 है, और 1600 प्लस 1, 1600 और प्लस 100, 1700 हुआ। 1600 में 0 और 100 में 5, तो 1700 में 5। 1900 का निकालना है, 1900 के नज़दीक क्या है, 1600 और प्लस क्या है, 300। 1600 में 0, 300 में 1, तो 1900 में कितना आएगा, 1 और डेज। इस प्रकार से कोई भी संख्या होगी उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि बात आप सब तक जो है पहुंच गई होगी और बढ़िया से चीजें तैयार भी हो गई होंगी आप सबकी। क्लियर है। आइए चलते हैं आगे। तो ये बात दोस्तों याद रखिएगा कि 100 में कितना होता है और कैसे इसको ब्रेक करते हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे तो काम आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन है आपका, 400 वर्षों में इकतीस की तारीख कितनी बार आएगी। बताओ भैया। चार सौ वर्षों में 31 की तारीख कितनी बार आएगी ये आपको बताना है, और बताइए इसमें से क्या सही होगा और क्या गलत होगा। अब पहले आपको 31 की तारीख की बात किया है, ठीक है। 400 वर्षों में 31 की तारीख की बात किया है, तो पहले आपको यह पता करना है कि 31 की तारीख एक साल में कितनी बार आती है। पहले इतना पता कर लीजिए। 1 ईयर में मैंने कहा था कि 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं, और जो महीने 31 के होंगे वही 31 की तारीख आएगी। अगर कोई महीना 30 का होगा तो 31 की तारीख नहीं आएगी। अगर कोई महीना 28 या 29 का होगा तब भी 31 की तारीख नहीं आएगी। तो 1 ईयर में आएगी 7 टाइम, 7 बार। तो कह रहा है कि 400 वर्षों में 400 ईयर में पूछ रहा है, 400 गुणे 7, 7 चौको 2800 बार आएगी, 2800 बार।
400 वर्षों में 30 की तारीख कितनी बार आएगी? 30 की तारीख कितनी बार आएगी? चलो बताओ, पढ़ लीजिए एक बार, और एक बार अगर मेहनत से पढ़ लेंगे तो सच्ची जीडी का एग्जाम आप हवा में उड़ा देंगे। जिस चीज़ के लिए आप सब तैयारी कर रहे हो, जीडी के लिए परेशान हो, एक बार पढ़ लीजिए, कोई एक सब्जेक्ट बढ़िया से मजबूत कर लीजिए, वो आपका प्लस पॉइंट बन जाए। रीजनिंग ही कर लीजिए, हिंदी ही कर लीजिए, मैथ ही कर लीजिए, जीएस तो नहीं कर पाओगे। मैं खुद कह रहा हूँ कि जीएस नहीं कर पाओ, कभी परफेक्ट नहीं हो सकते जीएस में। तो एक बार अगर मेहनत कर ले गई तो जीडी और आसानी से निकलेगा, और इसके अब के जो एग्जाम है वहां पर भी आप सब बढ़िया से दावेदारी पेश कर पाएंगे। तो 400 वर्षों में 30 की तारीख, तो एक साल की अगर बात करें तो एक साल में 30 की तारीख कितनी बार आएगी? अगर फरवरी के महीनों को छोड़ दिया जाए तो 30 की तारीख हर महीने में आती है। आप बताओ, अगर फरवरी के महीने को छोड़ दिया जाए तो 30 की तारीख हर महीने में आती है कि नहीं भाई? अगर 30 का महीना होगा तब भी 30 की तारीख आनी है, 31 का महीना होगा तब भी 30 की तारीख आनी है। तो एक ईयर में, एक साल में ये आएगी 11 टाइम। फरवरी के माह को छोड़ दो, फरवरी चाहे वो 28 का चाहे 29 का, 30 की तारीख नहीं आएगी। तो एक साल में 11 बार, तो 400 सालों में पूछा है 400 ईयर में, तो 400 गुणे 11 कर देंगे तो 11 चौको 4400 बार आएगी, 4400 बार। क्लियर है ना? तो 400 वर्षों में 30 की तारीख आएगी 4400 बार। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, चार 400 वर्षों में एक की तारीख कितनी बार आएगी? अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा पाएंगे तो एक की तारीख, मैं कहता हूं कोई भी महीना हो, एक की तारीख तो हर महीने में आती है। तो 1 ईयर में, चाहे फरवरी के महीने में भी एक की तारीख आती है, तो 1 ईयर में आएगी 12 बार, 12 टाइम। तो 400 ईयर के लिए पूछ रहा है, 400 वर्षों के लिए पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 12, तो 12 चौको 4800 टाइम आएगी। एक से लेकर 28 तारीख तक के लिए कोई भी डेट पूछता है कि कितनी बार आएगा, तो आपका सीधा सा जवाब होगा 4800 बार, ठीक है ना? आपका सीधा सा जवाब होगा 4800 बार आएगा। एक से लेकर 28 तारीख तक की कोई भी डेट आपसे पूछता है तो। समझ में आई बात कि नहीं? तो हम कहेंगे कि 4800 टाइम आएगी, 4800 बार आएगी। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आपके सामने वो प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। प्रश्न है आपका कि 400 वर्षों में उनतीस की तारीख
कितनी बार आएगी? बताओ भाई। चार सौ वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी? अब आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि 400 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी। कॉमन सेंस लगाइए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आइए समझते हैं 400 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी, ये आपका प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 29 की तारीख की बात कर रहा है, 29 की फरवरी की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना। 29 की तारीख हर महीने में आती है, सिर्फ फरवरी के महीने को छोड़ दो। अभी कुछ ऐसे फरवरी के महीने भी है जहां 29 की तारीख आती है, जब महीना 29 का हो जाता है तो वहां भी 29 की तारीख आती है, लेकिन अभी फरवरी के माह को छोड़ ही दो। और बाकी हर महीने में 29 की तारीख आएगी। 30 का महीना होगा तब भी आएगी, 31 का महीना होगा तब भी आएगी। तो एक साल में अगर हम बात करें, 1 ईयर में 29 की तारीख 11 टाइम तो आएगी ही आएगी। इसमें किसी को कोई डाउट और कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक साल में 11 बार तो आएगी ही आएगी। हमसे पूछा है 400 वर्षों में, तो 400 ईयर की बात कर रहा है। तो 400 गुणे 11, तो 11 चौको 4400 टाइम यहां पर आएगी। ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया? अभी नहीं। अब इन 400 वर्षों में कुछ लीप ईयर भी पड़े होंगे, और जहां जहां लीप ईयर पड़ा होगा वहां 29 की फरवरी आई होगी। 29 की फरवरी आई होगी तो 29 की तारीख भी पड़ेगी। 29 की तारीख 29 की फरवरी ही कहलाएगी। तो यहां पर हमें यह पता करना पड़ेगा, जैसे कह दिया था कि 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, तो 100 वर्षों में भी मैंने बताया था कि 24 लीप ईयर पड़ता है। 200 वर्षों में कितना लीप ईयर पड़ेगा? 24 के डबल 48 पड़ेगा। 300 वर्षों में कितना पड़ेगा? 24 ताई 72 लीप ईयर पड़ेगा। 400 वर्षों में कितना पड़ेगा? 24 चौको 96 और एक 97 लीप ईयर पड़ेगा। 97 मैंने क्यों कहा? क्योंकि भाई 24 चौको 96 लीप ईयर तो हो गए, लेकिन 400वां वर्ष खुद एक लीप ईयर है, इसलिए 24 और एक कितना होगा? 96 और एक 97। अगर टोटल 97 लीप ईयर पड़ रहे हैं 400 वर्षों में, तो इन 400 वर्षों में 97 बार 29 की तारीख और आएगी। तो यहां पर 400 लीप ईयर में 400 ईयर में 97 लीप ईयर बन रहा है। 97 लीप ईयर बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 97 बार और आएगी। तो 97 यहां पर ऐड कर दो। ठीक है, 7 9 4 4, तो 4997, 4497 है ना। 4497 बार 29 की तारीख आएगी। एक कितने वर्षों में? 400 वर्षों में। चार सौ वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी? तो 4497 बार आएगी। तो ये ओरल प्रश्न थे जो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता, और इनको हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझा और पढ़ने का प्रयास किया है। अब यहां से एक बात याद रखिएगा, मैंने ये बात आपको बताई है कि 100 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होती है 24, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में 97। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला हेडिंग में जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है फाइंड टू लीप ईयर। फाइंड टू लीप ईयर, ठीक है,
फाइंड टू लीप ईयर। अब यहां से मैं आपको लीप वर्ष की संख्या निकालना सिखाऊंगा, कैसे इनको करते हैं और कैसे इनका जो है आधार मानते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि ये बात आपको लेकिन याद होनी चाहिए कि 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 24 होती है, निकाल के मैंने दिखाया था। 200 में 24 का डबल 48, 300 में 24 टाइम 72, और 400 में होगा 24 चौको 96 और 1 97। यहाँ 24 लीप ईयर पड़ेगा, यहाँ 48 लीप ईयर पड़ेगा, यहाँ 72 लीप ईयर पड़ेगा और यहाँ पर 97 लीप ईयर पड़ेगा। ठीक है, तो 24 चौको 96 और 1 97 फाइनली यहाँ पर लीप ईयर आपके पड़ते। तो फाइंड टू लीप ईयर, तो कोई भी संख्या हो, कोई भी वर्ष हो, अगर हमको वहां से लीप ईयर निकालना है तो जैसे यहां पर प्रश्न है, आपसे एक प्रश्न है कि 775 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, ठीक है, 775 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। 775। अब लीप वर्ष निकालने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले इनको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। और कैसे ब्रेक करेंगे पहले ये जानना अनिवार्य है। तो 775 की बात कर रहा है, 775 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या। तो 700 को पहले ब्रेक करो, 775 के नजदीक कौन सी शताब्दी लीप वर्ष है? तो हम कहेंगे भैया 400 है एक शताब्दी लीप वर्ष। इसके बाद अगली शताब्दी यहाँ बच रही है 300 और प्लस 75 वर्ष भी बच रहे हैं, 75 वर्ष भी बच रहे हैं। तो 400 वर्षों में जो लीप वर्ष की संख्या हमने निकाली है वो 97, 300 वर्षों में कितना निकाली है? 72 होता है, और 75 में लीप वर्ष की संख्या निकालना है। तो लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या में 4 से क्या करते हैं? भाग देते हैं, क्योंकि 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो जब 4 साल में एक लीप ईयर आता है तो 75 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकन्नम 4, कितना बचेगा? 3 और 4 8 32, 4 9 36, 18 चौको 72, 18 लीप ईयर पड़ेगा। जो भागफल होता है वो लीप ईयर की संख्या को बताता है। जो भागफल होता है वो लीप ईयर की संख्या को क्या करता है? बताता है। तो 97 प्लस 72 और प्लस 18, ठीक है, 97 प्लस 72 और प्लस कितना हो गया? 18 हो गया। इनको सबको बेटा जोड़ लो तो 8 2 10 और 7 17 के 7, 9 1 10, 7 17 और 1 18। तो फाइनली 187 लीप ईयर आएगा। कितना आएगा? 1 लीप ईयर। 8 2 10 और 7 17 के 7, 9 1 10, 7 17 और 1 18। तो फाइनली यहाँ पर 187 लीप ईयर आपके बनेंगे, 187 लीप ईयर बनेंगे। 775 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या जो बनेगी 187 बनेगी। वन 187 लीप ईयर बनेगा। क्लियर है? एक प्रश्न और मैं आपको देता हूं। प्रश्न है आपका 1165 वर्षों में 1065 वर्षों में 1065 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या लीप वर्ष की संख्या 1065 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी? फाइंड आउट करो बेटा। तो यहां पर पहले 1065 को ब्रेक करिए, तो इसके नजदीक शताब्दी पड़ेगी 800 और प्लस 200 और प्लस क्या पड़ेगा?
65 पड़ेगा। 800 प्लस 200 और प्लस क्या पड़ेगा 65 पड़ेगा। क्लियर है। 800 में क्या हम 800 को 400 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 97 गुणे 2। 200 में होता है 48, 400 में आप 65 में आपको निकालना है, तो 4 एकन्नम 4 और बचेगा 4 छंग 24, 16 चौको 64, तो 2 सत्ते 14, 2 नाम 18 और 1 19, 194, 8 6 14 और 4 1 5 और 1 6 64, तो 4 और 4 8, 9 6 15, 1 1 2, तो 258 लीप ईयर पड़ेंगे। अगर आपने 258 निकाला है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 258 लीप ईयर यहाँ पर टोटल जाएगा, 258 लीप ईयर जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि लीप ईयर की संख्या का जो प्रारूप है वो आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा कि कैसे लीप ईयर की संख्या को निकालते हैं, और विधिवत तरीके से मैंने आप सबको पढ़ाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि आप सबको चीज़ें बढ़िया से समझ में आई होंगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जब हमारी और आपकी मेहनत साथ में मिल जाएगी तो निश्चित है कि सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अगर आपने भी मेहनत कर दिया तो फिर कोई एक सीट हमारी रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को एक बार फिर से, सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक बार फिर से इसकी कल की क्लास में, पार्ट 5 में। पार्ट 4 आपका कंप्लीट हुआ है, पार्ट 5 में आप सबको मैं लेकर मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।